एनवीएन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज हमारे साथ में खास मेहमान हैं, एक खास विषय पर चर्चा करने के लिए, और विषय है कि मोदी जी इंडिया के बाहर कई मुल्कों का दौरा कर चुके हैं, जबकि राहुल गांधी देश की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो इसके पीछे किसकी प्रायोरिटी देश है और किसकी प्रायोरिटी दुनिया है? तो मैं सबसे पहले डॉक्टर जाकिर साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कोशिशें हो रही हैं, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो देशों का दौरा कर रहे हैं, उससे देश को कितना लाभ हो रहा है? देखिए, जो आमद और रफ्त होती है कंट्रीज के बीच में, टू एंड फ्रो बिटवीन हाई लेवल पॉलिटिकल विजिट जो होती हैं, वो कंट्रीज को नज़दीक लाती हैं। उससे जो है एक अच्छा इंटरेक्शन होता है, अच्छा संवाद होता है, जिससे दो कंट्री के पीपल टू पीपल रिलेशन अच्छे होते हैं। और फिर उससे जो है ट्रेड की संभावना बढ़ती है, डिफेंस की संभावना बढ़ती है, एक दूसरे को समझने का अच्छा मौका मिलता है, जिससे जो है मुल्कों के बीच में एक अच्छे ताल्लुकात बनते हैं। और जब कभी कोई मुल्क नज़दीक आता है तो वो दोस्त बनते हैं और वो एक दूसरे के लिए मुसीबत में खड़े रहते हैं। जैसा कि आपने बताया कि 2 टर्म में लगभग 55 कंट्रीज विजिट किए, और अभी जो मोदी 3 में लगभग 3 कंट्री जो है विजिट कर चुके हैं जस्ट विद इन 1 मंथ। तो ये इसका नतीजा तो हमारे सामने एक अच्छा आ रहा है कि इंडिया जो कि उभरती हुई ताकत है, उभरती हुई इकोनॉमिक पावर है, 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल फोर्स की तरह आ रहा है। वर्ल्ड में जो है तीसरा लार्जेस्ट स्टार्टअप है, 1,24,000 से ज़्यादा है। इंडिया का सबसे ज़्यादा आईटी पावर है, स्पेस पावर है, और यहाँ का मिडिल क्लास जो यूथ है वो बिल्कुल टेक्निकली साउंड है, उसको अंग्रेजी आती है, उसको दुनिया के साथ चलने की पूरी इच्छा है। तो ये सारी विजिट जो है कंट्री को वर्ल्ड के उन कंट्री से जोड़ने में बहुत मदद कर रही है, जो इस तरीके के रिसोर्स लेकर एक दूसरे को मदद करते हैं। तो अभी हमने जो देखा, जो हमारे टारगेट्स भी हैं, जैसे $2 ट्रिलियन का हम ट्रेड करना चाहते हैं 2030 तक। अगर हम कंट्री के बीच में अच्छा ताल्लुकात नहीं रखते हैं, अपने बारे में नहीं बताते हैं, अपने पोटेंशियल के बारे में नहीं बताते हैं, अपनी पॉलिसीज के बारे में नहीं बताते हैं, उनसे मिलना जुलना नहीं करते हैं, तो हमारे पोटेंशियल को नहीं समझेंगे। तीसरी बात यह है कि हमको इनवाइट किया जा रहा है, हर फोरम पे इनवाइट किया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो है पोजीशन, हमारी ताकत, हमारी इन्फ्लुएंस, इंपॉर्टेंस सब बढ़ती हुई नजर आ रही है दुनिया के सामने। आईएमएफ ने कहा कि इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन वर्ल्ड इकोनॉमी। तो एक ब्राइट स्पॉट हमारे सामने है। अब हम कितना इसका इस्तेमाल करते हैं, ये सारी विजिट में जो मुआहदे होते हैं उसको कितना जो है प्रैक्टिकली जो है जमीन पे लाते हैं, ये बहुत ज़्यादा मानी रखते हैं। इसके लिए जो है हमें डोमेस्टिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनली इंडिया एक स्टेबल कंट्री की तरह देखा जा रहा है, इसलिए ये सारी विजिट में पैसे तो लग रहे हैं, इंटरनली जो है कंट्री में प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन ये सारी विजिट जो है मेरी नज़र में एक इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर ग्लोबल एक्सपोजर है। हमें यूएस भी बुला रहा है, हमें रशिया भी बुला रहा है, हमें ऑस्ट्रेलिया, जो कि 40 साल बाद कोई प्राइम मिनिस्टर वहां गया है, 1983 में इंदिरा गांधी गई थी। तो इतने लंबे समय तक हम लोगों ने कंट्रीज को छोड़ रखा है, तो उसको फिर से रिवाइव कर रहा है। गल्फ में जो हमारे रिलेशन जो है, जैसे कि 34 साल बाद जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई गए, जो कि हमारा 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर था। सऊदी अरब से हमने एग्रीमेंट किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया, जीसीसी से किया, ऑस्ट्रेलिया से हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, यूएई से किया, यूरोपियन कंट्री से हम निगोशिएट कर रहे हैं, कनाडा से कर रहे हैं, इजराइल से कर रहे हैं, और न्यूजीलैंड से कर रहे हैं। करीब जो है 25 कंट्री से हम ट्रेड निगोशिएशन कर रहे हैं। तो हमारी जो इकोनॉमी जो है जो ग्रो कर रही है, और साथ ही साथ जो लेबर फोर्स भी ग्रो कर रहा है, क्या तो उसको एम्प्लॉय करने के लिए हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। एक्सपोर्ट ट्रेड इज द इंजन ऑफ ग्रोथ। इस नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो ये सारी विजिट
बहुत ही कारगर और बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है। लेकिन फिर वही बात आती है कि ये जो एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं ये कितना प्रैक्टिकली साउंड होते हैं, कितना इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ये बहुत मैटर करता है इसमें। क्योंकि सिर्फ पेपर पे साइन करके चले आना और कोई डेवलपमेंट ना हो तो दैट इज ए वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्स। लेकिन इस डायरेक्शन में हम ये भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे कंट्रीज हमारे साथ एक रियल एग्रीमेंट करने को तैयार हो रही हैं, क्योंकि दुनिया जो है बहुत ही खलफिशार में है। एक तरफ जो है रशिया और चाइना एक तरफ है, यूरोप के सामने कोई ऑप्शन नहीं है, अमेरिका के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। अमेरिका की इकोनॉमी जो है 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और उतना ही उसके ऊपर कर्ज है। अगर आज डॉलर डूबता है तो अमेरिकन इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो उसको एक इंडिया जैसी बड़ी मार्केट चाहिए, तो ये भी है। तो ये सारी विजिट के साथ हमको ये भी देखना है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं हो रहा है। वो किस लिए आ रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं तो वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को हम देख के चलते हैं। ये मेरा तज्जिया है इस सारी विजिट्स का। गर्दन जी, इस समय देश का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और राहुल गांधी उन मुतासरीन की तरफ जा रहे हैं। वो अभी सत्संग में मारे गए 200 के करीब लोगों की फैमिली से जाकर मिले। इसी तरह वो मणिपुर गए, आसाम गए, इन तमाम जगहों पर जा रहे हैं। वो महाराष्ट्र भी गए और वहाँ के मुतासरीन से मिले। लेकिन हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो इक़दाम होने चाहिए वो नहीं हुए। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या राहुल गांधी ज्यादा देश के इश्यूज को लेकर के सीरियस हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं, ये कहना मेरे ख्याल में तो अनुचित है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देश के इश्यूज को लेके सीरियस नहीं है। केंद्र सरकार का वो काम है और उसमें कोई इस तरह की, मैं कुछ फैक्चुअल चीजों को ठीक कर दूं और मतलब माफी पहले मांग लूं, क्योंकि कुछ जो फैक्ट है वो दर्शकों के पास गलत नहीं जाने चाहिए। इस मुतालिक से मेरा बेसिक आइडिया ये नहीं है कि मैं सही और आप गलत। लेकिन यूएस की इकोनॉमी 35 ट्रिलियन नहीं है। यूएस की इकोनॉमी 28 पॉइंट कुछ है, 29 ट्रिलियन मान लीजिए। इट इज नॉट 35। तो पहला तो फैक्चुअल इस चीज को ठीक कर लिया जाए। दूसरे नंबर पे चीन आता है, जो, और ये मैं 24 के डेटा दे रहा हूँ, मतलब उस बढ़ी है, इससे पुराने अगर सालों का लेंगे तो इससे कम थी। दूसरा जो चाइना है वो 18.53 है, 19 मान लीजिए। तो मैं इस फैक्ट को इसलिए क्लियर कर दिया कि ये दर्शकों के पास जाए तो उनके पास एक गलत फिगर ना चले। मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि देश में, देखिए देश की समस्याएं तो रहेंगी। आज बाढ़ है तो कल सूखा है तो परसों कुछ है। ये देश की समस्याओं को आप अगर ये सोच सकते हैं कि इस दिन ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जैसे हमारे और आपके जीवन में ये समस्याएं नहीं खत्म हुई, समस्याएं तो रहेंगी। पर मूल बात यह है कि आपको वहां जाने से हासिल क्या हो रहा है, और इस बारे में जरा एक इंट्रोस्पेक्ट कर लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे हिसाब से आप G7 में गए, G7 दुनिया में आपको सब जगह से बुलाया जाता है। आज मालूम नहीं आप लोगों का ये तजुर्बा है कि नहीं, व्हाट्सएप पे आता है इनविटेशन, कम से कम मेरे पास दिन में 50, और कुछ लोगों का मानना भेजा तो था, तो मैं व्हाट्सएप के इनविटेशन पे नहीं जाता हूँ किसी के। आपको अगर मुझे बुलाना है तो आप मुझे फोन भी करिएगा और फिर बताइएगा। मेरा कहना है G7 में, वो केवल G7 के आप मेंबर तो हैं नहीं, उन्होंने 22 और लोगों को बुलाया था। आप क्यों दौड़े दौड़े चले गए वहां? व्हाट वाज द एजेंडा? कोई ये बताएगा कि वहां से आप हासिल क्या करके आए? आप अभी रशिया जब जा रहे हैं तो कुछ चीजों को जरा समझ भी लेना चाहिए। कुछ चीजों को इसलिए समझ लेना चाहिए, दुनिया में आज रूस वो ताकत नहीं रह गया। दुनिया आज आर्थिक शक्ति के रूप में है। अब वो पुराने जमाने चले गए। आर्थिक शक्ति, मिलिट्री पावर, ये एक दूसरे से हैंड इन हैंड जाती है। और दुनिया की जो सबसे बड़ी दो ताकतें हैं जिनके बीच आज वो पावर स्ट्रगल है, वो अमेरिका और चीन है। आप जब रशिया जाते हैं तो आपने किसको नाराज किया? आपने पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को नाराज किया, आपने पूरे अमेरिका को नाराज किया जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, और आपने दूसरी तरफ चीन को भी नाराज किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नॉन अलाइंड होना चाहिए, आप अपना जाना चाहिए। आपने अपने जो आपके सार्क और नैम है आपके नॉन, ये आज कहाँ है? ये देश की, जब नैम और सार्क हमने किया था तो हमने ये इस आशा के साथ किया था कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं रहेंगे, किसी के पिछलग्गू नहीं होंगे, हम अपनी बात करेंगे और हमारे साथ इस तरह के देश के, दुनिया के और जो देश हैं उनके हम आवाज बनेंगे। और ये नेहरू के बाद इंदिरा गांधी ने उसको कुछ हद तक आगे बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान उसमें पिछड़ता ही गया। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि एक चीज हम लोगों को और चीज समझ लेनी चाहिए, जो आईना है, हम टेक्नोलॉजी की कोई पावर नहीं है। आपको ये अंदाज है कि आज इस देश में एक इंजन भी नहीं हम लोग बनाते हैं।
आपकी कार के जितने इंजन आते हैं, हम दुनिया की दूसरे या तीसरे नंबर के कार बेचने वाले, कार मैन्युफैक्चरिंग के मुल्क, हम बनाते कुछ नहीं, हम असेंबल करते हैं। तो ये जो हम देखिए, ये सीरियस डिस्कशन है, ये कोई बच्चों के स्कूल का मोटिवेशनल वो नहीं है, इसलिए मैं इस बात बहुत खुले तौर पे कह रहा हूं। हम आज एक इंजन तक नहीं बनाते हैं। टाटा मोटर्स एक जमाने में बनाती थी, वो भी अब इटली से कुछ इंजन और कहीं कहीं से इंपोर्ट करें। नन ऑफ द हिंदुस्तान की कोई भी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग का एक भी इंजन इंडिजिनियस नहीं है, जीरो। आप अपने को टेक्नोलॉजी पावर कहते हैं। आप पहले इसको देखिए, फिर से समझना होगा, आढ़तियों में और इंडस्ट्रियलिस्ट में फर्क समझना होगा। देश आज आढ़तियों के हाथ में चला गया है। ये ट्रेडर लोग हैं, ये यहां का ट्रेडर आप समझते होंगे, मैंने वहां से माल खरीदा और आगे बेचा, मैंने वैल्यू एडिशन सिर्फ उसकी पैकिंग का किया, मैंने उसको लाल पीले नीले पैकिंग में किया। देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। आप प्लीज ये समझने की कोशिश करिए, दर्शक ये समझने की कोशिश करें कि हम मैन्युफैक्चरिंग से दूर हट रहे हैं। हम अपनी पीठ जितनी ठोक लें, आज आप चीन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का उससे कंट्रोल किया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग को। तो आप जब तक उस मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल नहीं करेंगे, मैं उसको बहुत डिटेल और टेक्निकली उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि फिर वो बात किसी और दिन करिएगा तो उस पर डिटेल में बात करेंगे कि अगर आज की तारीख में खुदा न खास्ता लड़ाई होती तो आपके पास कितने दिन का हथियार सप्लाई करने के बाद आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, चाइना के पास कितने दिन की है। मैं डिबेट को कहीं और नहीं मोड़ना चाह रहा हूं, जो आपने बात कही थी मैं उसी जगह अपने को स्टिक करने की कोशिश कर रहा हूं। आप एक चीज बताइए, आप इटली भागे गए, आपके मंत्री जी क्यों नहीं गए थे? क्या उस जहाज में स्टैंडिंग की जगह नहीं थी? मान लिया भाई आपका जहाज था, उसमें जगह बैठने की नहीं थी, तो स्टैंडिंग लेते जाते हमारे इनको जयशंकर जी को। हाउ अ मिनिस्टर ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर कैन मूव विदाउट हिज फॉरेन मिनिस्टर? आप अपने आदमी को अगर छोटा रखेंगे तो दूसरा वो देखिए, पहली चीज तो ये कि आप फिर से एक चीज याद रखें, इस देश में विथ एक या दो एक्सेप्शन के साथ, शायद वो एक्सेप्शन देवेगौड़ा जी थे, शायद, बाकी हिंदुस्तान के जितने प्रधानमंत्री रहे, जितने, वो सब कभी ना कभी विदेश मंत्री रहे। नेहरू तो पूरे टाइम रहे, लेकिन चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे वीपी सिंह हो, चाहे चंद्र, एवरीवन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर जब होता है उसकी वो हैसियत होती है। जब वाईबी चौहान एज फॉरेन मिनिस्टर बैठते थे तो वो ताकत के साथ बैठते थे, वो पॉलिटिकल हैवी वेट होता है जो सामने वाला जब उसके सामने होता है। आप अगर नौकरशाह को वहां भेज देंगे, जिसका जो सिर्फ आपके, जैसे उस दिन पप्पू यादव ने कहा ना, जब किरण रिजिजू की कृपा पे बैठे हुए हो वहां, जो किसी की कृपा पे है, अगर आंख ऐसे भी हो गई तो वहां पे जयशंकर जी कहां रहेंगे ये नहीं पता है। आपके दर्शकों को एक और आपको वो कर दूंगा, और ये सब कोट एंड कोट है, खुद गूगल कर लीजिएगा, खुद जान लीजिएगा। एस जयशंकर और इनके संबंध अगर आप चाहिएगा और समय दीजिएगा तो वो भी बता दूंगा। अभी मैं, क्योंकि समय मैं दूसरे का ले लूंगा, डिबेट का मुझे मालूम नहीं कितना समय आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ कहना है कि आप अपने फॉरेन मिनिस्टर को वो ताकत नहीं देते हैं। अगर आप उसको, जिसको कहते हैं कि आप उसको ताकत नहीं देंगे, आप उसको लाइट वेट बना देंगे, तो उसकी कौन सुनेगा कल के दिन में? आप अगर विदेश जाते हैं, आप बजाय अच्छे के, आप ऑस्ट्रिया में जाके ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हैं। आपको आके मैं डॉक्टर मुदस्सिर को मैं जफर बोलने लगूं तो आपको अच्छा लगेगा? आप राष्ट्रों की बात हो रही है भाई, ये कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है जहां आप लोकसभा में लंतरानी करके आप चले गए और आप ये कर रहे हैं। हाउ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एक पोडियम पे खड़े होके ऑस्ट्रेलिया बोल सकता है ऑस्ट्रिया में? कैसे कह सकता है ये? उसको माफी मांगनी चाहिए, उसको कहना चाहिए मुझसे। मेरा कहना यह है कि आप, जैसा यहां सब चलता है, सब चलता नहीं है। जब आप नाले से गैस निकलवाते हैं, जब आप उस दिन विदेश, एक अगर याद हो इन लोगों को, एक एनवायरमेंट पे मीटिंग वो हो रही थी, जब आप उल्टी पुल्टी बातें कर रहे थे तो लोग हंस रहे थे आप। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि जो ये काम कर रहे हैं उस काम को थोड़ा भारत के दृष्टि से देखिए। आज सब लोग कह रहे हैं कि भाई बड़ा हमने गल्फ के साथ बड़ा काम किया है। गल्फ हमारी मजबूरी है। दुनिया के जो पहले 5 देश हैं उसमें जब यूएस और उनको हटा दिए तो पहले 6 में पहले 3 गल्फ से हमारा ट्रेड है। हम गल्फ को आज अनदेखा नहीं कर सकते। याद है ना, जब उस लड़की ने, इनकी जो बीजेपी की एक थी, और जब वो मरा था आदमी जोधपुर में, जब उसने ट्वीट किया था तो कतर में इनका क्या हुआ था?
डस्टबिन बना के मोदी जी की फोटो चिपकाई गई थी और आपने रिट्रीव करना पड़ा था कि ये फ्रिंज एलिमेंट वो है। आप आज कतर में जब आप अपने लोगों को वापस लेके आते हैं तो याद रखिए कि आपने उसके साथ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो LNG उनके साथ आप एक 25 साल का घूस दे के आते हैं। आप कतर से आज 25 साल का एग्रीमेंट करके अपने आदमियों को छुड़ा के आए हैं जिनको आप जासूसी के लिए वहां भेज रहे थे। तो मेरा कहना यह है कि पर्सपेक्टिव ठीक हो, आप अपने फॉरेन मिनिस्टर को वो दीजिए और अपनी क्लैरिटी रखिए कि आप कहां जाना चाहते हैं। हमारे साथ में आनंद तिवारी साहब भी आ गए हैं। तिवारी साहब, आपका बहुत स्वागत है। तिवारी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि राहुल गांधी एक तरफ मणिपुर जाते हैं, वहां के लोगों से, पीड़ितों से मिलते हैं, दूसरी तरफ हाथरस जाते हैं, वहां के पीड़ितों से मिलते हैं, आसाम जाते हैं, लेकिन इस देश में कई जगह कम्युनल कन्फ्लिक्ट हुई है, कई जगह पर मॉब लिंचिंग हुई है, उनके पीड़ितों तक क्यों नहीं पहुंचे राहुल गांधी? क्या उन तक नहीं जाना चाहिए? जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष में अंतर होता है। पहली बात तो ये है, सत्ता पक्ष के पास अकूत साधन है, विपक्ष के पास साधन नहीं है। और आज की तारीख में जो हमारा विपक्ष है उसके अकाउंट सीज हैं, उसके पास पैसा तो कुछ है ही नहीं है। ईडी सीबीआई तरह तरह से उसको एकदम से डिफंड कर दिया गया है। इसके बावजूद अगर विपक्ष का आदमी, अगर प्रतिपक्ष का आदमी कहीं आवाज भी उठाता है तो उसका मतलब बनता है कुछ। और विपक्ष का आदमी जितनी दूर जा सकेगा उतनी ही तो वो दूर जाएगा, और उसकी आवाज कितनी क्या जाती है। अभी तो फिलहाल राहुल गांधी विपक्ष के नेता हो गए तो थोड़ी इनकी हैसियत औकात भी बन गई है अपने पूरे देश के पैमाने पर। लेकिन इसके पहले तो राहुल गांधी मात्र एक सांसद थे, मात्र एक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे। तो उनकी स्थिति, और जब हमारा प्रधानमंत्री जाता है या हमारे सत्ता पक्ष का कोई भी आदमी जाता है तो उसकी स्थिति ज्यादा बनती है। ऐसी हालत में जहां ज्यादा आग पूरी लगी हुई थी वहां जाना हमारे अंदाज से ज्यादा जरूरी था। अब जैसे मणिपुर हुआ, वहां जाना बहुत ज्यादा जरूरी था और वहां तो सबको जाना चाहिए था। ये पूरा विपक्ष वहां गया, अपना हाथरस था, वहां पर सबको जाना जरूरी था, सब गया। लेकिन जहां हम नहीं भी अपना जा पाए तो वहां ऐसा नहीं कि हमारा विपक्ष नहीं गया। हर जगह राहुल गांधी जाए कोई जरूरी नहीं है, आनंद तिवारी भी जा सकते हैं। आनंद तिवारी भी वैसी आवाज रख पाएंगे जैसी आवाज शायद जो रखना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे सत्ता पक्ष को सत्ता पक्ष नहीं रख रहा है। एक महीने यह तीसरी सरकार बने हो गया और उसके बाद साल भर हो गया मणिपुर में आग लगे हुए, और आज तक वहां हमारे प्रधानमंत्री जी को जाने की उनको फुर्सत नहीं मिला। और विदेश यात्रा करने के लिए गए, अपना मास्को गए, ये रूस गए। तो पहली बात तो बात सही है कि आप तो अपने आप को सुप्रीम आप बना करके रखे हो जो, और वहां जाकर के आपने किया क्या? मास्को की धरती पर आपने जाकर के किया क्या? भारत की आपने वहां पर कौन सी छवि दी? वो रूस की धरती, मास्को की धरती, जहां हमारा एक फिल्मी आर्टिस्ट, हमारे एक कलाकार अगर वहां उतरता है तो आवारा हूं आवारा हूं आवारा हूं का नारा लगता था। हमारा एक प्रधानमंत्री, एक नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जहां का आइकॉन हुआ करता था, आप वहां जाकर के कह रहे हैं कि 14 से पहले भारत में घोर निराशा थी, घोर हताशा थी। अरे 47 में भारत कहां खड़ा था और 47 से लेकर के आगे भारत किस तरीके से बढ़ा, किस तरीके से पंचवर्षीय योजना, वही सोवियत यूनियन की पंचवर्षीय योजना हम ला करके हम अपने विकास को कहां ले गए। आप उस धरती पर जाकर के वहां के लोगों में आप अपनी इमेज क्या बनाए, और अपनी इमेज मतलब वहां कोई मोदी की इमेज नहीं थी, वहां मोदी को नहीं बुलाया गया था, वहां बुलाया गया था भारत के प्रधानमंत्री को। भारत के प्रधानमंत्री का छवि आपने वहां धूमिल किया, और आप वहां जाकर क्या किए? कोई भी आदमी बाहर जाता है तो एक काम यह होता है कि वहां पर संयुक्त वक्तव्य जारी होता है, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हम अपनी बातें रखते हैं, और हमने वहां क्या समझौता किया उसको एक तरीके से विश्व के हम ये पटल पर हमको रखते हैं। लेकिन आपने वो काम भी नहीं किया। इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा जो आप अपने देश में करते रहे हैं वही आप कुछ वहां भी करना चाहे हैं, जो आप बताना नहीं चाहते, देश से नहीं बताना चाहते, दुनिया से आप बताना नहीं चाहते। तो इस तरीके से अगर ये देखा जाए तो उनकी तुलना
आनंद तिवारी साहब, मेरा आपसे सवाल ये था सीधा कि जहां कन्फ्लिक्ट हुई है ना, कम्युनल कन्फ्लिक्ट, और जहां मॉब लिंचिंग हुई, वो भी मुतासरीन हैं, वो भी पीड़ित हैं, उन तक भी आवाज पहुंचनी चाहिए, उनकी आवाज भी संसद में गूंजनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी सब जगह जाते हैं, मजदूरों से मिलते हैं, मैकेनिक से मिलते हैं, ट्रक ड्राइवरों से मिलते हैं, लेकिन उन पीड़ितों से नहीं मिलते। इसका क्या कारण है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब हमको इतनी वो डिटेल जानकारी तो उनकी यात्रा की नहीं है, लेकिन ये देखिए कि उनकी संवेदना है कि नहीं उनके साथ। और सदन में भी पहली बार प्रतिपक्ष का नेता 10 साल के बाद 11वें साल में पहली बार प्रतिपक्ष की आवाज उभर करके आई है सामने। और इसके पहले राहुल गांधी नहीं कहते रहे हैं, अपना प्रतिपक्ष नहीं बोलता रहा है, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हम हमारी आवाज पहुंचने कहाँ दी जाती है? हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, हमारे पास से कैमरा हटा लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको तो ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी की कहीं नीयत में है। हाँ, हमारे सत्ता पक्ष की नीयत में तो खोट है। डॉक्टर साहब, आप फॉरेन अफेयर्स के माहिर हैं, और अभी आनंद वर्धन जी ने बड़ी डिटेल में बताया कि प्राइम मिनिस्टर के इन दौरों से देश को कितना फायदा हुआ। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जिस वक्त सत्ता परिवर्तन हुआ था 2014 में, तो देश पर केवल 54.04 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, लेकिन 2023 में ये कर्जा बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया। तो क्या ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे हो रहे हैं पूरे दुनिया में, इससे हमारे कर्जे में क्यों इजाफा हो रहा है? देखिए, इसका फॉरेन विजिट से कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ताल्लुक है, बल्कि ये है कि हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया है, और प्लस कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं दुनिया में जिसकी वजह से ये कर्जे बढ़े हैं। नंबर एक जो है, आपका कोरोना और लॉकडाउन बहुत बड़ी चीज़ हुई है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उसमें जो है हम अपने को मिनिमम हद तक जो है बचा के रखे हुए हैं, तो ये भी एक बड़ा रीज़न था। और फिर जो है एक इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है, उसकी वजह से भी हुआ है, और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल भी नहीं हुआ है, इसको भी हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। और रिसोर्सेज का इस्तेमाल सिर्फ हुआ ही नहीं, कम हुआ है, बल्कि कुछ ही परिवार को जो है प्रमोट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम फॉरेन विजिट को नहीं कह सकते कि ये एक बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से कर्जा बढ़ता चला गया। हमारी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी में एक डेवलपिंग एक्सपेंशनरी बजट होता है। एक्सपेंशनरी बजट के लिए जो है हमको कर्जे लेने पड़ते हैं। अब उस कर्जे का यूटिलाइजेशन कितना उस पर्पस के लिए हुआ है, ये देखने वाली बात है। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हमको अपनी इकोनॉमी में बूस्ट करने की ज़रूरत है, टैक्स कंसेशन देने की ज़रूरत है। इंडिया इज अ वेरी फास्ट डेवलपिंग, लार्जेस्ट फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी की तरह है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस है, ये इसका फॉरेन रिलेशंस का कोई ताल्लुक मुझे नहीं लगता है। मैं कुछ बातों पे, वर्धन जी की कुछ बातों पे बात करना चाहते थे, लेकिन ये मामला अलग हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जो है किसी को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो बहुत कुछ है। और दूसरा जो है, राहुल गांधी के बारे में जो आपने बात किया कि वो क्यों नहीं किया, हाँ उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी को जिन लोगों ने वोट दिया उन्होंने क्वेश्चन क्यों नहीं किया। आज जो उनकी पार्टी चारों तरफ से जीती हुई है, जैसे यूपी में है, अखिलेश को जो है इतनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री मिली है यूपी में और भी जगह पे, तो जो जिन लोगों ने वोट दिया था एकजुट होकर, उन्होंने क्यों नहीं सवाल किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुलाई? अगर उनको इग्नोर किया जा रहा है, अगर उनको जो है सिर्फ ठेंगे के बल पे देखा जा रहा है, वो क्यों वोट दे रहे हैं? तो ये एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात है। कंट्री की डोमेस्टिक पॉलिसी को फॉरेन पॉलिसी से जोड़ के देखना एक अलग चीज हो जाता है, फॉरेन पॉलिसी का एक अलग मुद्दा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का।